लास्ट जो हमारी बात हुई थी इसमें हमने बात की थी, देख लेते हैं एक दफ़ा, हाउ इंडिकेटर वर्क्स। ठीक है, ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर हमने सिंपल देख लिया था कि इंडिकेटर्स जो हैं ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसेस होते हैं और दे चेंज कलर। ठीक है, जब भी ये आयोनाइज्ड से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जाएं या अनआयोनाइज्ड से आयोनाइज्ड फॉर्म में जाएं तो दे विल चेंज कलर। और जिस तरह यहाँ देखने के इंडिकेटर बिफोर आयनाइजेशन येलो कलर है, आफ्टर आयनाइजेशन ऑरेंज कलर है। तो ये हमने लास्ट टाइम खैर सारा डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा ये देख लिया था कि किस तरह से इंडिकेटर जो है वो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारी चीज़ जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली। तो आई होप ये सब चीज़ें क्लियर होंगी आपको। स्टिल अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट में हमने बात की थी कि मतलब आपने इंडिकेटर की वर्किंग देख ली, हाउ इंडिकेटर वर्क्स। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमने डिस्कस करनी है कि एसिड बेस कर्व्स। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिकेटर्स को डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशंस में आप कौन से इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस ऑफ इंडिकेटर के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन जो भी हमने लास्ट में बात की है तो अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आगे इसको स्टार्ट कर देता हूँ। एसिड बेस ग्राफ और एसिड बेस कर्व्स। ठीक है जी, अच्छा, तो इफ़ वी टॉक अबाउट एसिड बेस ग्राफ्स, सबसे पहले तो ये समझ लें कि मतलब यहाँ पे सबसे मतलब आपका जो टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपके जहन में होना चाहिए कि एसिड बेस टाइट्रेशंस की जब हम बात करते हैं तो देर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि 4 डिफरेंट टाइप की एसिड बेस टाइट्रेशन है। We have 4 different type of acid base titration: strong acid, weak strong acid, strong base titration। ठीक है, strong acid strong base titration। फिर इसी तरीके से weak acid strong base titration। ठीक है जी, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। और लास्ट में क्या हो सकता है कि वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप के आपके पास टाइट्रेशंस हैं। अब अगर हम इन चारों टाइट्रेशंस को देखें तो लेट्स से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, आइदर वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस। ठीक है, यानी कि आपके पास एसिड ब्यूरेट में है और बेस फ्लास्क में है। तो एक केस तो ये हो जाएगा कि वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस, एसिड को जो है वो बेस में ऐड कर रहे हैं। तो एक केस तो ये हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि वी आर एडिंग बेस इनटू एसिड, बेस को एसिड में ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंट ग्राफ देंगे। आइदर वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस तो ये डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनेगा, एंड व्हेन वी आर एडिंग बेस इनटू एसिड तो डिफरेंट टाइप का ग्राफ बनेगा। इसी तरीके से यहाँ भी 2 ग्राफ बनेंगे, एसिड इनटू बेस, बेस इनटू एसिड। यहाँ भी 2 ग्राफ बनेंगे और यहाँ भी 2 ग्राफ बनेंगे। तो टोटल कितने ग्राफ हो गए? 8 ग्राफ्स हो गए, 8 कर्व्स हो गए। ठीक है, तो टोटल 4 डिफरेंट टाइप की टाइट्रेशंस हैं और इनसे आप 8 डिफरेंट टाइप के ग्राफ जो हैं पीएच कर्व जो है ये बना सकते हैं। नाउ पीएच कर्व जो है ये सिंपली ये बताएगा आपको कि हाउ पीएच चेंजेस ड्यूरिंग एन एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, पीएच ग्राफ shows how pH changes during an acid base रिएक्शन। ठीक है, किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में पीएच जो है ये किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट अ पीएच ग्राफ टेल्स अस कि पीएच जो है वो किस तरह से चेंज हो रही होगी, किस तरह से उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है जी, तो अब लेट्स से कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीएच ग्राफ, सपोज वी डिस्कस फर्स्ट इनिशियली वी डिस्कस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है, पहला केस हमारे पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशंस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, ठीक है जी। तो लेट से आपने एज्यूम कर लिया कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस आपने ले ली सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है HCl एंड वी आर रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है एंड वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, अब सपोज हम कहते हैं कि जी वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल्स पर dm³। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वी हैव टेकन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कॉनिकल फ्लास्क में है और कितना लिया है आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है। इसी तरीके से HCl की कंसंट्रेशन भी सेम है, लेट्स से इट इज़ आल्सो 0.1 मोल पर dm³, 0.1 मोल पर dm³। और अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो इसका मतलब वॉल्यूम का रेशो सेम होगा, क्योंकि 1:1 का रेशो है, तो 10 cm³ ऑफ HCl वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन, ठीक है। ये हमें मालूम है कि अगर दोनों का 1:1 का रेशो है तो HCl भी कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 cm³ ही रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब पहले तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो ज़रा आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो आप कहें कि डेफिनेशंस हैं डिफरेंट, इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आ जाती है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है जी। अब पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। द पॉइंट on a pH graph where the concentration of both acid and base are in where the concentration of both acid and bases are in equation are present in equation molar ratio, ठीक है जी। द पॉइंट ऑन अ pH ग्राफ विद द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन इक्वेशन, यानी लेट से आपने बेस में एसिड ऐड करना शुरू किया या आपने एसिड में बेस ऐड करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों की, मतलब आपने बेस में एसिड ऐड कर रहे हैं तो ग्रेजुअली जो है वो एचाइन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। और एक टाइम आएगा कि जब दोनों की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में वही हो जाएगी जो इक्वेशन में दोनों की, यानी आप कह लें दोनों का इक्वेशन में जो मोलर रेशियो है, जैसे HCl और NaOH का रेशियो है 1:1 का, तो एट द टाइम व्हेन बोथ द एचाइंस एंड OHइंस आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इन 1:1 रेशियो, तो हम कहेंगे कि नाउ दिस इज एन इक्विवेलेंस पॉइंट। तो द पॉइंट ऑन अ pH ग्राफ वेयर द कंसंट्रेशन, आप थोड़ा रिपीट करेंगे? जी बेटा, कहाँ से? इंटरनेट सर डाउन हो गया था मेरा, सर इंटरनेट ऑफ हो गया था, थोड़ा रिपीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे लिखा था आपने वहाँ से। अच्छा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बस यही ना? जी सर। हाँ, तो ये पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने HCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस ले ली सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल NaOH की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर dm³, और ये आपने 10 cm³ ले लिया है किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। तो इसका मतलब प्योरेट में HCl मौजूद होगा जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है, दैट इज़ 0.1 मोल पर dm³, और अगर क्योंकि दोनों का 1:1 का रेशियो है तो इसका मतलब HCl का वॉल्यूम कितना लगेगा, 10 cm³ वॉल्यूम ही लगेगा, ठीक है। अब ये कुछ डेफिनेशन हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन आ जाती है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द पॉइंट ऑन अ pH ग्राफ वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन इक्वेशन मोलर रेशियो, यानी इनिशियली आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में बेस मौजूद थी,
तो बेस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी। आपने एसिड ऐड करना शुरू किया, बेस की कंसंट्रेशन कम होना शुरू होगी, एसिड की बढ़ना शुरू होगी, और एक टाइम आएगा कि दोनों का आप कह लें कि जो रेशो है वो सेम उसी रेशो में आ जाएंगे जिस रेशो में ये इक्वेशन में मौजूद है कि व्हेन बोथ एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन द रेशो इन इक्विवेलेंट ऑफ इक्वेशन रेशो, यानी जो इक्वेशन के अंदर जो इनका रेशो है आपस में 1:1 का रेशो है, तो अगर 1:1 के रेशो में मौजूद है तो ये कहलाएगा इनका इक्विवेलेंस पॉइंट कि नाउ दे आर एट इक्विवेलेंस, कि दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, दोनों जो है वो आप कह लें जो इक्वेशन वाला रेशो है सेम उस रेशो के अंदर आ चुके हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड एन इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है सर जी सर, जैसे हमने शुरुआत में ही इक्वल मोल्स के दोनों के इक्वल मोल्स लिए और कंसंट्रेशन वगैरह भी, तो फिर मतलब इसका इक्विवेलेंस पॉइंट बिगिनिंग में होगा? नहीं, ये तो अभी आपने ऐड थोड़ी किया, अभी तो ऐड तो आप HCl ऐड करना शुरू करोगे ना। ये इक्विवेलेंस पॉइंट तो तब अचीव होगा जब HCl भी 10 cm³ हो जाएगा। इनिशियली तो फ्लास्क में सिर्फ NaOH है, ये HCl तो आप ऐड करोगे ना ब्यूरेट से। जैसे आप टाइट्रेशन करते हो तो क्या करते हो, ये ब्यूरेट में मौजूद है, HCl जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ब्यूरेट, ये ब्यूरेट में है और ये फ्लास्क में है। तो जब आप ब्यूरेट से ऐड करना शुरू करोगे तो स्टार्ट में तो HCl फ्लास्क में है ही नहीं, फ्लास्क में सिर्फ क्या मौजूद है सर, समझ गया। ठीक है ना, तो फ्लास्क में स्टार्ट में ऐड आपके करें। पास सिर्फ और सर कलर चेंज नोट होगा उसमें? हाँ ऑब्वियसली हम ऐड नोट करेंगे, बट अभी कलर चेंज की बात नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है वो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो आपको कलर चेंज से ही पता लगेगा। तो लेट से ही आपने ऐड करना शुरू किया, तो जिस पॉइंट पे दोनों का रेशो जो है इक्वेशन वाला रेशो हो जाएगा वो पॉइंट कहलाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, दैट पॉइंट वुड बी इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरी टर्म जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे विच इज़ नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, now न्यूट्रल पॉइंट क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन अ pH ग्राफ, द पॉइंट ऑन a pH ग्राफ where the solution gets neutralized. इट इज़ द पॉइंट ऑन अ pH ग्राफ वेयर द सोल्यूशन गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। अब अक्सर हमारे ध्यान में आता है कि जी इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट तो सेम ही होना चाहिए, और ये बाज़ जगहों पे सेम होता है। ठीक है, ये कब सेम होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट एक ही होता है। बट अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन होगी तो उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट दोनों डिफरेंट होंगी। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट कि व्हेन बोथ दी सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट इन इक्वेशन मोलर रेशो, जब दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो इक्वेशन मोलर रेशो में मौजूद हैं तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड न्यूट्रल पॉइंट इज, न्यूट्रल पॉइंट इज कि जब दोनों, यानी आप कहने के जो आपका सोल्यूशन है ये न्यूट्रल हो जाए एट द पॉइंट ऑन अ pH ग्राफ वेयर द सोल्यूशन गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, जब सोल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो सर जी सर न्यूट्रल पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट जब भी सेम होगा ना, जब वीक एसिड वीक जी, जब वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन होगी, तो मतलब आप ये कह लें कि ये दो केसेस में सेम हो सकता है। आइदर वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन एंड वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। इन दोनों केसेस में हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट वुड बी इक्वल्स टू न्यूट्रल पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट जो है ये बराबर होंगे। ठीक है जी, बट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसमें ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट दोनों क्लियर हैं? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर? ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है, यानी ये तो हमने देख लिया इक्विवेलेंस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमारे पास है थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है इसमें, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, ठीक है जी।
एंड पॉइंट क्या है? इट इज़ द, आप कह लें कि द पॉइंट ऑन द पीएच कर्व, या आप कह लें कि द पॉइंट ऑन द पीएच कर्व वेयर द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर। ठीक है, पीएच ग्राफ में वो पॉइंट जहाँ पे इंडिकेटर अपना, या आप सिंपली कह लें कि द पॉइंट ऑन विच इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, द पीएच एट विच इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। तो द पॉइंट ऑन अ पीएच ग्राफ where indicator changes its color. The point on a pH graph where indicator changes its color is called end point. ठीक है, तो एंड पॉइंट जो है ये हर इंडिकेटर के लिए डिफरेंट होता है। ईच इंडिकेटर हैज़ इट्स ओन एंड पॉइंट एंड वी डिसाइड दी, यानी जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर इट डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट ऑफ द इंडिकेटर। यानी जो आपका जो भी टाइट्रेशन आप कर रहे हैं उसमें जो आप इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, दैट द एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर मस्ट मैच द इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि आप बेसिकली इक्विवेलेंस पॉइंट नोट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम टाइट्रेशंस करते हैं तो वी वांट टू नोट द इक्विवेलेंस पॉइंट। अब वो कैसे पता लगेगा? जब इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। अब अगर इंडिकेटर का एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों डिफरेंट हैं तो फिर इंडिकेटर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो द सिलेक्शन और चॉइस ऑफ इंडिकेटर डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर। तो हम ये कह सकते हैं कि द एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर, एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर मस्ट match the equivalence point। यानी जिस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी जिस पीएच पे हमें इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो रहा है, तकरीबन उसी पीएच पे इंडिकेटर को अपना कलर चेंज करना होगा, तो हम प्रॉपर टाइट्रेशन उसे कह सकेंगे। अदरवाइज टाइट्रेशन का फ़ायदा नहीं होगा। अदरवाइज मतलब आपने रॉन्ग इंडिकेटर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी, ये क्लियर है एंड पॉइंट? हाँ जी बेटा, एंड पॉइंट क्लियर है सबको? इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है और न्यूट्रल पॉइंट क्या है। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने। वैसे हम नॉर्मली सिर्फ इक्विवेलेंस पॉइंट की ही बात करेंगे, बट फिर भी आपको ये तीनों पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा जी, तो ये तो हमने बात कर ली सिंपल ये डेफिनेशंस की। अब आ जाते हैं हम ज़रा प्रॉपर पीएच ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो अब लेट्स से कि हमारे पास ये पीएच ग्राफ है। तो सपोज ये हमारे पास पीएच ग्राफ है, इसमें आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर होगी पीएच। ठीक है, ऑन वाई एक्सिस वी हैव पीएच एंड ऑन एक्स एक्सिस इज द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन सेंटीमीटर क्यूब। जी, टाइट्रेंट क्या होता है? व्हाट इज टाइट्रेंट? On x-axis we have volume of mixture of salt and water. नहीं, the substance which is present in burette. ठीक है, the one which is present in burette is called titrant and the one which is present in conical flask is called titer. ठीक है, तो burette में जो substance मौजूद है, burette में जो substance मौजूद है that is known as titrant। ठीक है, और
फ्लास्क में जो सब्सटेंस मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड टाइटर। ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यानी वट एवर प्रेजेंट इन ब्यूरेट वी विल टेक द वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस इन सेंटीमीटर क्यूब एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और वाई एक्सिस पे पीएच मौजूद है। ठीक है, पीएच एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अच्छा जी, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, तो हमने एग्जांपल यहाँ पे ली थी कि जी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH रिएक्टिंग विद HCl टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, और हमने कहा कि जी स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे NaOH कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद है। ठीक है, बेसिकली वी आर एडिंग एसिड इनटू द बेस। ठीक है, ये जो आपके पास कर्व है, इस कर्व में हम क्या कर रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा, वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस। दैट मीन्स इन दिस केस एसिड इज आवर टाइट्रेंट। एसिड जो है ये एज अ टाइट्रेंट एक्ट करेगा बिकॉज वी आर एडिंग एसिड इनटू द बेस। बेस में आप एसिड ऐड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स NaOH जो है ये फ्लास्क में मौजूद है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोल्स पर dm³, और कितना है ये आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से HCl जो है इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है 0.1 मोल्स पर dm³, और ये कितना रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड होगा। बट लेट्स से कि मेरे पास ये टोटल आई हैव HCl प्रेजेंट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब HCl मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो इनिशियली आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद है। ठीक है जी, हमने कहा कि दिस इज आवर कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये हमने कॉनिकल फ्लास्क बना लिया और इसमें हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH मौजूद है। 10 सेंटीमीटर क्यूब NaOH जो है वो इसमें मौजूद है, और इसमें आपने कोई भी इंडिकेटर ऐड किया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम चॉइस ऑफ इंडिकेटर के ऊपर नहीं जा रहे। एंड देन वी हैव ब्यूरेट ऑन द, यानी ब्यूरेट जो है ये आपने इसके ऊपर फिक्स की हुई है। लेट्स से ये ब्यूरेट है जिसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब एसिड मौजूद है। ठीक है जी, दिस इज ब्यूरेट विच हैज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब एसिड HCl। ठीक है, तो ये आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एंटर करना है, बट फिलहाल ये जस्ट आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस, तो दैट मीन्स एसिड जो है ये हमारा टाइट्रेंट है। तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, वी वुड टेक वॉल्यूम ऑफ एसिड। ठीक है, वी वुड टेक वॉल्यूम ऑफ एसिड, और वॉल्यूम ऑफ HCl आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लेट्स से दिस इज pH 0 एंड दिस इज 7 और ये है 14। ठीक है जी, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 और लेट्स से दिस इज 5 cm³, दिस इज 10 cm³, 15 cm³, या 1 मिनट, let's say this is 5 cm³, this is 10 cm³, 15 cm³ and 20 cm³। ठीक है जी, ये आपने इसको लेबल कर दिया। अब नाउ वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस। एसिड को हम ऐड कर रहे हैं बेस में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, स्टार्टिंग जो सबसे पहला पॉइंट आपको चाहिए होगा, दैट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट वुड बी नीड इज द स्टार्टिंग pH. What would be the starting pH? जी, in this case what is the starting pH? कोई बता सकता है मुझे? What would be the starting pH? सर 14 होगी ना सर, फ्लास्क 12 होगी सर। 14 होगी, 12 होगी, सर 2 होगी। सर आप 2 होगी। फ्लास्क की मेजर कर रहे हैं सर, एसिड की या फिर फ्लास्क? सर 2 होगी ना, हम लोग NaOH 2 होगी सर। 2 होगी, 12 होगी सर। 12 होगी सर 12 होगी। 12 कैसे? सर NaOH है ना फ्लास्क में, तो हम बेस लोग उसको की डालेंगे बाय ड्रॉप होगी उसके बाद एक बोले बेटा, एक बंदा बोले। हाँ जी, शहरीयार बोलो आप। सर
क्लास में NaOH है ना तो 12 होगी और फिर हम लोग ग्रेजुअली वो एसिड यूज करते रहेंगे तो फिर ड्रॉप आता रहेगा। अच्छा, और 12 तो 7 तक या और नीचे होती जाएगी। सही है। हुसैन क्या कह रहे हो आप? सर मैं भी यही कह रहा था। अच्छा, तो 12 कैसे डिसाइड कर लिया आपने कि 12 होगी? ये कहाँ लिखा हुआ है कि pH 12 है? सर फिर हम लोग NaOH की फाइंड कर लेंगे क्योंकि वो सर काइंड ऑफ स्ट्रांग बेस है ना सर। हाँ, तो NaOH आगे एक जगह से शायद ये फाउंड भी की थी बेस, हाँ, शायद NaOH ही था वो। हाँ, उसकी pH शायद फाउंड भी की थी सर, वो 12 आई थी। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब हर जगह pH NaOH की 12 होगी एक जगह? वेरी तो कर सकते। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करेगा ना बेटा। देखिए यहाँ पे आपने pH स्टार्टिंग pH आपने डिसाइड करनी है। आपको सारा डेटा गिवन है, हमने pH कैलकुलेशन करी है कि हाउ टू कैलकुलेट द pH। अब ऑब्वियसली स्टार्टिंग pH में फ्लास्क की पूछ रहा हूँ, तो आपने फ्लास्क में देखना होगा कि फ्लास्क में क्या चीज़ मौजूद है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द pH ऑफ द फ्लास्क, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड वी नो कि NaOH जो है ये कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, एंड व्हेन इट कम्प्लीटली आयोनाइज इट प्रोड्यूसेस सोडियम आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। तो अगर लेट से आपके पास NaOH 0.1 मोल पर dm³ था, तो इसका मतलब OH आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? 0.1 मोल पर dm³, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अब अगर OH आयन की कंसंट्रेशन आ गई तो आप यहाँ से डायरेक्ट POH फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप Kw से H आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें। POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH आइंस, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, POH वुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग 0.1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो POH 1 है। अब अगर POH 1 है तो pH किसके बराबर होगी? 14 minus 1, that would be equals to 13। तो pH in this case starting pH is 13। जी, समझ में आई ये बात? हाँ जी, ये क्लियर है बेटा बात सबको या नहीं? जी सर। ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग pH जो है ये पहले फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा जी स्टार्टिंग pH लेट से दिस इज 13। चलिए इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कि ये 13 है, दिस इज दी स्टार्टिंग pH, ठीक है। अब आपने एसिड ऐड करना शुरू किया। स्टार्टिंग pH सोल्यूशन की 13 थी, आपने एसिड ऐड करना शुरू किया। जब आप एसिड ऐड करेंगे तो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन द सोल्यूशन वुड इंक्रीज, ड्यू टू विच pH विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। pH जो है ये कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप एसिड ऐड करते जाएंगे pH कम होती जाएगी, सोल्यूशन की जो pH है ये कम होती जाएगी, ठीक है। और इनिशियली जो इसमें चेंज आएगा वो एसएच को इतना ज़्यादा नहीं। अब आपको थोड़ा सा ज़रा पिछला सोचना है, जो आप टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो उसमें क्या होता था कि जब आप व्हेन वी स्टार्ट एडिंग एसिड, ठीक है, इनिशियली देयर विल बी नो चेंज। शुरू में आपको कोई चेंज नज़र नहीं आता था, ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट दे दिया तो एकदम से, बट ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली आपको जो भी सोल्यूशन दिया जाए उसमें बड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज आता है। तो यहाँ पे थोड़ी आपको पेशेंस रखनी होती थी कि शुरू में कोई कलर चेंज नहीं आ रहा, आप ऐड कर रहे हैं एसिड बट कोई कलर चेंज नहीं आ रहा। तो कलर चेंज तो नहीं आ रहा, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, सोल्यूशन की pH पे चेंज आ रहा होगा। द pH ऑफ सोल्यूशन वुड स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है, चलो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, ये आपको ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और तो ये मैंने इसको काफ़ी मतलब आपने इस तरह से जो है वो इसको ड्रॉ करना होगा। अभी ये रफ हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, जस्ट समझने के लिए हमने इसको एक रफली जो है वो इस तरह का ग्राफ बना लिया, ठीक। अब इसमें आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि जब ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपके पास स्टार्टिंग pH, ये स्टार्टिंग pH है, ठीक है। अब इनिशियली क्या होना है कि व्हेन वी स्टार्ट एडिंग HCl, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन वुड डिक्रीज, बट देयर वुड बी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन, इन द pH में चेंज जो आ रहा होगा वो कम ग्रेजुअल चेंज आएगा। तो ये ऐसा कोई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, ये आप कह रहे कि डिक्रीजिंग स्लोप है, बट एज सच कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। pH लेट से आपने यहाँ पे एसिड का वॉल्यूम 0 था,
सपोज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप आ गए 9.1 पे, सॉरी 9.9 पे, लेट्स से दिस इज 9.9, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 ड्रॉप ऑफ ब्यूरेट, 1 ड्रॉप फ्रॉम ब्यूरेट इज 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 1 ड्रॉप ऑफ ब्यूरेट, ठीक है। तो एट 9.9 सेंटीमीटर क्यूब, जब आपने 9.9 cm क्यूब एसिड ऐड किया है, एट दैट टाइम लेट्स से द pH, suppose at that time this was the pH, so at when we have added 9.9 centimeter cube of acid, pH changes to, let's say from 13 it changes to 11.9, ठीक है जी। तो pH changes to 11.9। तो हम ये सिंपली थोड़ा सा ये चीज़ को ज़रा समझें। हम कह रहे हैं कि as we start adding the acid into conical flask, the pH of solution will decrease, ठीक है। इनिशियली ये जो डिक्रीज आएगा ये बहुत कम होगा क्योंकि अभी HI की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, तो इट चेंजेस ग्रेजुअली, it changes very slowly, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि after once we have added 9.9 centimeter cube of HCl, ठीक है, once we have added 9.9 centimeter cube of HCl, pH of the solution changes to or falls to 11.9, 13 से कितनी आ गई 11.9। तो मीन्स एट दैट टाइम सोल्यूशन में एसिड कितना है 9.9 सेंटीमीटर क्यूब एसिड है और बेस कितनी है 10 सेंटीमीटर क्यूब, वो तो स्टार्ट से इतनी थी। तो इस वक्त ये टोटल वॉल्यूम है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, एंड एट दैट टाइम द pH वाज 11.9, ठीक है। एंड देन यू एडेड 1 more drop, it becomes 10, and after 1 more drop it becomes 10.1, ठीक है। आफ्टर 1 more drop it becomes 10.1, एंड लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी एट 10.1 द pH becomes, this becomes, let's say it becomes something like 2.5 और 3 point something, ठीक है जी, ये pH बन जाएगी। तो मतलब जस्ट 2 ड्रॉप्स के अंदर, कहाँ तो आपने 0 से 9.9 cm तक ऐड किया और pH 13 से 11.9 पे, और कहाँ जस्ट 2 ड्रॉप्स में 9.9 से 10 एक ड्रॉप ऐड किया, 10 से 10.1 दूसरा ड्रॉप ऐड, 2 ड्रॉप्स में pH में कितना चेंज आया है 11.9 से pH कहाँ आ गई है 2.9 पे आ गई है। तो यही चीज़ आपको जहन में रखनी है कि याद होगा जब हम टाइट्रेशंस करते थे तो हम बार बार कहते थे कि बेटा जब भी आप टाइट्रेशंस कर रहे हैं when you are nearing the end point, at that time just add the substance very slowly। आपने ब्यूरेट से जो भी सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें, हर ड्रॉप पे ऑब्जर्व करें क्या चेंज आ रहा है, बिकॉज 1 एक्स्ट्रा ड्रॉप विल कॉज यू द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा ड्रॉप और पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एक ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड किया, 10 से 10.1 पे गए तो सोल्यूशन क्या हो गया एसिडिक हो गया 2.5, नाउ इट इज़ नो मोर अ न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको 10 cm क्यूब तक ऐड करना था, आपने जस्ट एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड किया है और pH 7 के बजाय कहाँ पहुँच गई 2.5 पे पहुँच गई, ठीक है। एट 10 इट वॉज 7, at 10 it was 7, and at 10.1 it is now 2.5. So that's why it really matters कि जी जब आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आपने बहुत स्लोली बहुत ग्रेजुअली जो है वो एसिड को या बेस को ब्यूरेट से ऐड करना होता है, ताकि pH में जो चेंज है वो मतलब हमें मालूम है कि इस टाइम पे अब pH में बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। तो अब देख लें यहाँ से आपको इस तरह से ये एक वर्टिकल लाइन जो है अगर हम इन पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो ऑल्दो हमने ये ऑलरेडी रेड लाइन बनाई हुई है, बट अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को दोबारा से एक दफ़ा कंबाइन करने की कोशिश करूँ, इसको चलें हम
ठीक है। तो ये जस्ट इस तरह से आपको जो है वो एक लाइन जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो पीएच जो है ये ऑल दो और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, मैंने क्योंकि पॉइंट्स थोड़े से ज़रा दूर दूर करके बनाए हैं, ठीक है। एक्चुअल जब आप ये ग्राफ देखेंगे तो ये बिल्कुल तकरीबन स्ट्रेट लाइन बन जाती है इतने, क्योंकि जाहिर सी 0.1 का डिफरेंस, ये तकरीबन बिल्कुल क्लोज होंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो एज सच कोई आपको प्रॉपर ग्राफ बनाना नहीं होता, लेकिन जस्ट समझने के लिए जो है ये चीज़ आपने समझनी है कि ये इस तरह से जो है वो आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये अब इस ग्राफ की जो आप कह लें कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले तो ये हो गया। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? जी, अब तक जो बात हुई है इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ समझ में ना आई हो? जी बेटा, क्लियर है बात सबको? ठीक है जी। तो चलें, ये हमने यहाँ तक तो देख लिया कि पीएच ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये जो हमने डिस्कस किया है कि जस्ट 2 पॉइंट्स और आपके पास पीएच में कितना, तो इसी वजह से हमें ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब द मिड पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी, अब इसके कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसका जो मिड पॉइंट होगा, दिस मिड पॉइंट इज नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑन अ पीएच ग्राफ? जो भी आपकी वर्टिकल लाइन है, हर ग्राफ में आपको ये वर्टिकल लाइन मिलेगी, द मिड पॉइंट ऑफ दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज इक्विवेलेंस। यानी हम कह रहे हैं कि ये वो पॉइंट होगा एट दिस पॉइंट बोथ द एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन इक्वेशन रेशो। इस वक्त ये दोनों जो है वो इक्वेशन वाले रेशो के अंदर मौजूद होंगे। तो इक्विवेलेंस पॉइंट सिंपली आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको भी स्केल से हाफ नहीं देखना होगा, जस्ट आपने रफली एक रफ एस्टिमेट से जो है वो हाफ शो करना है कि द exact half length of the straight line, straight vertical line, that would be the equivalence point. And because in strong acid, strong base, the equivalence point is at pH 7, that means this is our neutral point as well. So in strong acid, strong base, the equivalence point would be the neutral point, क्योंकि pH 7 हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ strong आपके पास starting pH and equivalence point and the volume of acid used at the equivalence point। कितना वॉल्यूम आपने यूज़ किया है ये आपको कैलकुलेट करना होता है। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पेपर में, जिसमें पहला मार्क होता है स्टार्टिंग पीएच आइडेंटिफाई करने का, सेकंड मार्क होता है कि एक्सेस में, यानी हमने कहा कि जी हमने टोटल 20 cm³ ऐड कर दिया, तो वंस पीएच 10.1 तक आप आए, उसके बाद फिर पीएच में गिरेगी, लेकिन अब वो फिर दोबारा वही जैसे पहले ग्रेजुअल चेंज आ रहा था, फिर दोबारा स्लो चेंज आना शुरू हो जाएगा, और 20 तक पहुँचते पहुँचते 10.1 पे पीएच कितनी थी 2.5, और लेट से 20 पे पहुँचते पहुँचते दिस बिकम्स 1.5 और समथिंग, ठीक है। तो ये पीएच यहाँ तक पहुँचेगी, यानी अगेन पीएच में जो चेंज आना है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वुड बी द एंडिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, सॉरी, this is when the acid is in axis। जब एसिड आपका एक्सिस में हो गया तो एट दैट टाइम जो है ये आपके पास पीएच ही होगी। तो आप कह लें कि एंडिंग पीएच, दिस इज़ द एंडिंग पीएच, ये स्टार्टिंग पीएच है और ये एंडिंग पीएच है। तो ये आपका कहलाएगा पीएच कर्व फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस, जब आप एसिड ऐड कर रहे हैं बेस में। जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ समझ में ना आई हो? सर जी सर जी बेटा, सही, जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ये हम लोगों ने 7 पे क्यों लिया है? वहाँ से नहीं लेंगे जहाँ से लाइन स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी? उस पॉइंट पे तो आपका वॉल्यूम कम है ना अभी, इस पॉइंट पे तो आपका वॉल्यूम कितना है 9.9 है, ठीक है। एग्जैक्ट जो आपका 10 वॉल्यूम आ रहा है वो इस लाइन पे आ रहा है ना। ये अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो जो रेशो है 1:1 का रेशो है, इस हिसाब से अगर 10 cm³ बेस है तो 10 cm³ एसिड होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 10 cm³ ये हमारी, इसको आपने 10 के ऊपर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल, ठीक है। और आपने देखा कि जी ये स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे ग्राफ से किस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास जिस पॉइंट पे, ये हमेशा हाफ ऑफ दी स्ट्रेट लाइन, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी उसके हाफ पे आके स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगा। और सर एंड पॉइंट भी यही होगा? एंड पॉइंट ये नहीं होगा, एंड पॉइंट तो इंडिकेटर का होता है ना, कि इंडिकेटर ने कहाँ पे कलर चेंज किया। अगर इंडिकेटर जो है वो 1.5 पे कलर चेंज कर रहा होगा तो वो उसका एंड पॉइंट होगा। अगर इंडिकेटर
11.9 पे ही कलर चेंज कर रहा होगा तो वो उसका है। तो अब यही तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हमें इंडिकेटर कौन सा सेलेक्ट करना है। हमें इंडिकेटर ऐसा लेना होगा जो इस पॉइंट के ऊपर कहीं कलर चेंज कर रहा हो। तो वो आगे हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, ठीक है। फिलहाल अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस पॉइंट की, इसीलिए मैंने पहले बता दिया एंड पॉइंट इज रिलेटेड टू इंडिकेटर। तो वो तो आगे क्वेश्चन आएंगे कि जी आप कौन सा इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए। तो आपको 4-5 इंडिकेटर्स दिए जाएंगे, उनकी पीएच रेंजेस गिवन होंगी, तो आपको वो इंडिकेटर सेलेक्ट करना होगा जिसका एंड पॉइंट इसकी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा हो। जी क्लियर है बात? जी सर सही है, क्लियर है। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा, समझ में आ गई ये बात, या इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो अभी पूछ लें। ठीक है जी, सबको क्लियर है? चलें, तो अब आपने एक काम ये करना है, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन वी आर एडिंग एसिड इनटू बेस, ठीक है। अब चलें, हमारे पास अगेन NaOH, let's say we have sodium hydroxide reacting with HCl to make NaCl plus H2O, and again we have sodium hydroxide, let's say we have 0.1 molar NaOH 10 cm cube and 0.1 molar HCl 10 cm cube, ठीक है। But this time we are adding base into acid, ठीक है। This time we are adding base into acid। पहले आप क्या कर रहे थे, आप एसिड को ऐड कर रहे थे बेस में, अब हम बेस ऐड कर रहे हैं एसिड में, ठीक है। एंड यू हैव टू ड्रॉ अ पीएच कर्व, ड्रॉ अ पीएच ग्राफ, ये पीएच कर्व ये आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। कंप्लीटली लेबल्ड एंड पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अच्छा, इसको कर लें, बिकॉज वी आर एडिंग बेस इनटू एसिड, तो मैं इसका वॉल्यूम कर देता हूँ 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है इन ब्यूरेट, दिस इज इन ब्यूरेट, ठीक है। और फ्लास्क में आपने HCl कितना लिया हुआ है, 10 cm क्यूब। तो यू हैव टू ड्रॉ अ पीएच कर्व, लेबल्ड पीएच कर्व, जिसमें स्टार्टिंग पीएच, एंडिंग पीएच और इक्विवेलेंस पॉइंट किस वॉल्यूम पे आएगा वो आपने लेबल करना है, हर चीज़ आपने लेबल करनी है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। तो अभी तक क्योंकि टाइम हो गया है, इसको नोट कर लें और ये आपने ग्राफ ड्रॉ करके मुझे फिर बाद में सेंड करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है जी।